देखिए कल आपका ये वाला नियम हो गया था ना, लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट, ये नियम समझाया था। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे हमने फ्यू की बात की थी वैसे ही हमने लिटिल की बात की थी। ये नियम हम आपको समझा चुके थे, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें देखो लिटिल का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है, लिटिल का अर्थ नहीं के बराबर होता है। कैसे होता है, नहीं के बराबर जैसा, ठीक है। और लिटिल का अर्थ हमने क्या बताया, नहीं के बराबर। और देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, मतलब इसका अर्थ एग्जाम्पल क्या है कि घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है। घड़ा कभी खाली नहीं होता, फिर भी घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है, लिटिल लगा दिया। अगर हम उसका ए लिटिल लिख दें, ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ, कितना होता है, कुछ होता है। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी अधूरा ज्ञान, छोटा सा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है ना। कम ज्ञान या अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। और आगे इसका देखो, द लिटिल, द लिटिल का अर्थ क्या होगा, द लिटिल का अर्थ होता है ज्यादा नहीं लेकिन जितना होता है सब। यही फ्यू में था, यही इसमें है, मतलब नॉट मच बट ऑल। जैसे डोंट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, जो तुम्हारे पास मिल्क है, दूध है, उसे बर्बाद मत करो। जो कुछ भी है उसे बर्बाद मत करो, ये है कहने का मतलब। जैसे समय पे कह देते हैं कि जो डोंट वेस्ट योर टाइम, कि जितना समय उसे बर्बाद मत करो। अब अगला नियम देख लो, अगला नियम है, अब इस शब्द को समझना। अब तुमने सुना होगा अब बताओ इन तीनों शब्द में क्या अंतर है, तो सही कौन सा है, ये वाला सही है ना, ये दोनों गलत हैं, ऐसे होते ही नहीं है ना। तो देखो ये फादर मीन्स होता है पिता, ठीक। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं काहे की, फादर और फर्दर की। अब समझना फादर और फर्दर में क्या अंतर है। फादर और फर्दर कितना अंतर है, एक का अंतर है, एक में यू लगा है। तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए कि फार्दर जो होगा वो दूरी दिखाता है। फार्दर क्या दिखाएगा, फार्दर शब्द क्या दिखाएगा, फार्दर दूरी दिखाएगा, ठीक है। और फर्दर जो होगा वो क्या दिखाएगा, फर्दर आगे की स्थिति को बताएगा। क्या बताएगा, आगे। फर्दर जो बताता है वो क्या बताता है, आगे। और फार्दर क्या बताता है, दूरी। जैसे ही मेड नो फर्दर रिमार्क, ठीक है। तो ये किसके लिए फर्दर प्रयोग हुआ, आगे के लिए, आगे उसने कोई भी नहीं बनाया। ही फर्दर सैड, ठीक है, तो ये भी उसने आगे के लिए बताया। गुरुग्राम इज फार्दर फ्रॉम मेरठ देन दिल्ली, देखो गुरुग्राम की बात आ रही, गुड़गांव की बात आ रही है, ठीक है। किससे, मेरठ और देन दिल्ली, इनसे दूर है, क्या है, दूर है। तो इनसे दूरी के लिए क्या लगा दिया उसने, फार्दर। और आगे के लिए क्या लगा दिया उसने, फर्दर, ठीक है। ये वाला वाक्य अधूरा है फिलहाल, इसको देखो, समझ गए ना। फर्दर का प्रयोग कहाँ होगा, आगे के लिए, और फार्दर का मतलब दूरी के लिए। इतनी बात समझ आ। आगे देखो, इसमें शब्द दिया था अभी नियरेस्ट और नेक्स्ट। हम नेक्स्ट कब बोलते हैं, आगे बढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट आगे का कदम उठाने के लिए। और नियरेस्ट का मतलब क्या बताते हैं हम, दूरी यानी डिस्टेंस। कहते हैं नियरेस्ट, इसके नियर है, यानी हमारा मकान इस स्कूल के पास है या इस जगह के पास है, बोलते हैं ना। तो नियरेस्ट का प्रयोग कहाँ होगा, दूरी यानी डिस्टेंस के लिए। और
का प्रयोग होगा स्थिति यानी पोजीशन के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे द नियरेस्ट बैंक इज 5 मील्स फ्रॉम हियर। तो ये कहां से बता दिया, नियरेस्ट बैंक इज 5 मील्स फ्रॉम हियर, यहां से कितने पास है 5 मील, 5 मील है, ठीक है। माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, यानी मेरा मकान कहाँ है, महालक्ष्मी टेम्पल के आगे, समझ रहे हैं, उसकी स्थिति बताएगा। मील होता है, 1 मील में होता है 2.5 किलोमीटर, यानी 2.25 किलोमीटर होता है लगभग लमसम, ठीक है। 10 मील सुना है, सुना है, और 10 मील जो बोलते हैं 10 मील है वो, यानी मतलब पूरा पूरा अगर देखा जाए तो 10 दूना 20 किलोमीटर हुआ, 22 किलोमीटर, समझ गए। आगे अगला नियम देखो, अगला नियम कह रहा है एल्डर, एल्डेस्ट, इसको भी अच्छे से समझना, लिखा है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग। अब बताओ एल्डर कब लगाते हैं, ओल्डर कब लगाते हैं, एल्डेस्ट कब लगाते हैं और ओल्डेस्ट कब लगाते हैं, ये चारों लिखे हैं। तो देखो एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों में करना है। किस में करना है, एक ही परिवार, जब एक ही परिवार के लोग हों, जैसे भाई बहन पुत्र पुत्रियों के लिए होता है। और एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता, ये विषय ध्यान देना। ये तुम एल्डर के बाद देन का, तुम सोचो कि ER लगा है तुम देन लगा दे, नहीं, एल्डर हो या एल्डेस्ट हो, ये कैसे प्रयोग होंगे, एक ही परिवार के लोगों के लिए। यदि एल्डर का प्रयोग ऑफ कंट्रैक्शन में हो तो इसके पहले दा लगाया जा सकता है, यानी दा प्रयोग होता है। मगर एल्डर और एल्डेस्ट कहाँ लगाएंगे आप, एक ही परिवार। और आगे हम बता रहे हैं कि कहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट लगेगा। पहले इसमें देख लो, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ये मेरा बड़ा भाई है। शिखा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, शिखा जो है अपने माता पिता की सबसे बड़ी पुत्री है। हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, मतलब एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा भाई, ठीक है ना। तो ये एक ही परिवार के हो गए। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट को देखो, देखो ओल्डर और ओल्डेस्ट में क्या लिखा, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। अगर हमें किसी वस्तु को बताना है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ओल्डर या ओल्डेस्ट का, एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें ये कहा जाएगा जब व्यक्ति की बात कर रहा है तब हम क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये कब लगाना है, जब हमें ये पता चलेगा कि ये एक ही परिवार के नहीं है, ठीक है। एल्डर माने क्या होता है, एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है ना। और ओल्डर माने, ओल्डर माने ही बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। कौन कह रहा है, यंगर माने होता है छोटा। तो ये एक व्यक्ति कह रहा है, फिर हम ओल्डर किसके साथ लगाएंगे, जब एक ही परिवार के ना हो। जैसे भाईचारा जिसे कहते हैं, जैसे मान लो तुम एक ही परिवार के नहीं हो मगर दोस्त हो, ठीक है, आपस में तो कह दिया कि तुम हमारे भाई जैसे हो ना। तो इस तरह की बात को आप क्या कहेंगे, अगर कोई एक परिवार का नहीं है, समझ गए, एक परिवार का नहीं है तो आपको क्या लगाना, ओल्डर लगाना है। और एक ही परिवार का है तो क्या लगाना है, एल्डर लगाना है। समझ गए बात को, नहीं समझे, एक ही परिवार का है तो एल्डर या एल्डेस्ट लगाएंगे, और एक परिवार का नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, ओल्डर या ओल्डेस्ट। और ओल्डर और ओल्डेस्ट व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, मगर कैसे व्यक्तियों के लिए, एक ही परिवार के ना हो। समझ गए बात को। जैसे देखो, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, रवि क्या है, अपने मित्र से बड़ा है। ही इज ओल्डेस्ट मैन इन माई विलेज, यह हमारे गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है। ओल्डेस्ट का मतलब बूढ़ा माना जाएगा, उम्र के हिसाब से बोलना है, ठीक है। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, समझ गए ना। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली, बिल्डिंग क्या हो गई, वस्तु हो गई।
और यहाँ पे किसकी बात की थी, मैन की बात की थी, ये व्यक्ति हो गया। एक ही परिवार का तो है नहीं, किसी के लिए भी बोलना पड़ा, समझ गए ना। अब देखो देखो, जब भी तुम्हें इस तरह का नियम लिखा मिल जाए, द टू फर्स्ट, ठीक है, अगर द टू फर्स्ट लिखा मिल गया तो ये तरीका लिखना क्या होता है, गलत। इसको कैसे लिखेंगे, द फर्स्ट टू, इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से गलत होता है, इस तरह से लिखा होना चाहिए, बस ये नियम है इसका, ठीक है। द टू फर्स्ट नहीं होता, द फर्स्ट टू होगा, ठीक। देखो एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में लिखा है द टू फर्स्ट, लिखा है ना, तो हमने अभी क्या बताया, द टू फर्स्ट ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द फर्स्ट टू, ठीक। इसके लिए अलग से ये नियम था, इतना याद रखना। अब both के बारे में हमने नियम लिखवाया था, याद है, फिर भी समझ लो। जब both का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, किसकी तरह हो, एडजेक्टिव, टॉपिक एडजेक्टिव का है तो एडजेक्टिव का प्रयोग बताएंगे, उसके पश्चात द आता है। अगर both एडजेक्टिव की तरह लगता है तो उसके पश्चात क्या आएगा, द। और हमें कब पता चलेगा कि both एडजेक्टिव की तरह लगा है, कब पता चलेगा, हाँ, जब नाउन के साथ लगाओ, यानी नाउन के पहले लगाओ, तभी तो मानेंगे कि एडजेक्टिव है। तो देखो यहां लिखा है योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज, लिखा है। अब डेज क्या है, नाउन है कि नहीं है, इसके पहले बोथ लगा है, लगा है। और नियम हमारा कह रहा है कि जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसके पश्चात द लगता है, और यहाँ क्या लगा है, पहले लगा है, लगा कि नहीं लगा। तो हमें क्या करना चाहिए, योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, समझ गए, पहले ना लग के कहाँ लगेगा, बाद में लगेगा। आगे देखो, सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में होता है, ठीक है। सम का प्रयोग कहाँ होता है, अफर्मेटिव वाक्यों में, यह है नियम। सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में होता है, और सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके सकारात्मक उत्तर की आशा हो या प्रश्नवाचक से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो रहा हो। सम का प्रयोग एक तो काय में होना है, अफर्मेटिव में। कभी कभी हम प्रश्नवाचक वाक्य में भी करते हैं, मगर ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसका उत्तर कैसा मिले, हमें अफर्मेटिव मिलने की संभावना हो, ठीक है। और या फिर कभी उस वाक्य से क्या मिले, प्रार्थना मिले या फिर निमंत्रण का बोध हो, तब भी हम क्या लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं। कैसे, जैसे हमने कह दिया आई हैव सम फूड, ये तो सही है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में लगाते हैं। अगर हमने कह दिया विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क से अगर हम देखा जाए तो हमें क्या संभावना मिलती है, इससे हमें अफर्मेटिव वाक्य की संभावना मिलती है, ठीक है। अगर आपसे पुस्तक मांगी जाए तो आप यस नो करके नहीं बोलेंगे भाई, जैसे हमने किताब मांगी कि आप हमें पुस्तक दे सकते हो, तो आपने कह दिया यस प्लीज, तो इसमें पॉजिटिव निकला कि नहीं निकला, नेगेटिव वर्ड तो नहीं आया, नेगेटिव नहीं आना चाहिए कुल मिला के। विल यू हैव सम फूड, क्या तुम कुछ खाना दे सकते हो, तो आप मना तो करोगे नहीं, खाने पानी के लिए कोई मना करता है क्या, अब तुम जाहिल ही होगे तो कह दोगे नहीं, है ना। हम बात तुम्हें नहीं कह रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें संभावना है, वो भले ही तुम ना दो बात अलग है, निगेटिव वर्ड नहीं बोलो, तुम ये नहीं कहोगे नो, कुछ ना कुछ दे दोगे, है ना। तो जहां पे प्रश्नवाचक उत्तर कैसे मिलने की, अफर्मेटिव मिलने की संभावना हो, वहां पे हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे है कि एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी का प्रयोग प्योर है, एनी का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होगा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में।
मगर सम ऐसे इंट्रोगेटिव में होगा जिसका उत्तर क्या मिलने की संभावना हो, अफर्मेटिव मिलने की संभावना हो, तब आप सम लगाएंगे। अन्यथा एनी और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्या लगाएंगे, एनी। अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे, सम। बात समझ पाए हमारी? ठीक है। जैसे ही डिड नॉट बाई एनी पेन, हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग। ठीक है, समझ गए ना? ये हमारा आखिरी नियम था। इसी नियम के साथ हमारा एडजेक्टिव क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो नियम बचे हैं वो आप लिख लें। हम इसकी कराएंगे अब क्या, प्रैक्टिस। पहले आप इतना कर लो, फिर प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। ये नियम जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। यहाँ तक हो गया था।